Good morning, students. In our last lecture, we have started the genetics topic, and in first lecture, we discuss about the introductory part of Watson and Crick. ठीक है, तो ये क्योंकि आपकी जेनेटिक्स की यूनिट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार थोड़ा सा हम जेनेटिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, कैसे कैसे हम स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा, एक्चुअल में अगर हम जेनेटिक्स को फंक्शनल बेसिस पर डिवाइड करें तो हम जेनेटिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी होती है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स को हम क्लासिकल या मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, क्लासिकल और मेंडेलियन जेनेटिक्स। सेकंड पार्ट इसका आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और थर्ड पार्ट बेटा आपका आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, क्लासिकल या मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है ये जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है इसका कुछ पार्ट आपका एवोल्यूशन में आता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो आता है, और इसका जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो ये तो था फंक्शनल बेसिस पर। अब अगर हम जेनेटिक्स को डिवाइड करें तो हम एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्री मेंडेलियन का मतलब है कि मेंडल से पहले वाली जो जेनेटिक्स है उसको हम क्या कहते हैं? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे बेटा। दूसरा पार्ट है मेंडेलियन जेनेटिक्स और तीसरा पार्ट है पोस्ट मेंडेलियन। मेंडेलियन में हम पढ़ेंगे मेंडल की जो जेनेटिक्स थी, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के रूल दिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और पोस्ट मेंडेलियन में जो मेंडल के बाद वाली जो स्टडी हुई है जेनेटिक्स में वो हम पढ़ेंगे। तो दोनों ही पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेटा जेनेटिक्स का चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक्स में आपको डेली का होमवर्क डेली करना बहुत जरूरी है, और सबसे मेन चीज होती है बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर आपको जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसमें सीक्वेंस बननी बहुत जरूरी है, तो एक एक लेक्चर आपको स्टडी करना है, कोई भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है, और टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ये थोड़ा क्राइमिंग वाला पार्ट है, बाकी का सारा चैप्टर जो है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे इस वाले चैप्टर में। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स टर्म से। तो बेटा जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है which deals with the inheritance as well as variation of character from parents to offspring, या प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। पेरेंट से प्रोजेनी में किस तरीके से इनहेरिटेंस या वेरिएशन, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स।
कौन सी चीज इनहेरिट हो रही है, क्या चीजें वेरिएशन किस में हो रही है, कैरेक्टर्स में। ठीक है, कब, जब कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जो इनके बारे में स्टडी करती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। दो वर्ड यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये हमें आगे पढ़ने, दोबारा मैं बता दूं बेटा, 3 टर्म्स है जिनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। तो एक बार ये टर्म्स आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनो। इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन, characters are passed on from parents to progeny, from parents to progeny। बेटा जेनेटिक्स तो क्या होती है, साइंस की ब्रांच है, ये तो एक साइंस है। जबकि इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस है जिससे वो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होंगे। और हेरिडिटी क्या होती है, इन कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी। दैट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। तीनों टर्म बिल्कुल अलग अलग है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी करेंगे वो तो क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। अब जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं वो किस प्रोसेस के हेल्प से होते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। और उन कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट होना ये क्या कहलाता है बेटा, हेरिडिटी कहलाता है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो प्रोजेनी होती है वो काफी हद तक अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो तो एग्जैक्ट कॉपी होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होती है लेकिन काफी कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी शो करता है, कुछ वेरिएशंस भी आती हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं। दैट मीन्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो कैरेक्टर पेरेंटल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के साथ साथ कुछ वेरिएशंस भी इंक्लूड होती हैं। इसलिए हमने कहा कि क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट कॉपी इनहेरिट नहीं होगी, साथ में कुछ वेरिएशंस भी आएंगी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इनहेरिटेंस के साथ साथ एक टर्म और हमने ऐड कर दिया, क्या, वेरिएशन। ठीक है, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इनहेरिटेंस as well as variation of characters from parent to progeny is called genetics। ठीक है, जो जेनेटिक्स टर्म था बेटा ये सबसे पहले दिया था बैटसन साइंटिस्ट ने इन 1906। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल को। हालांकि इसके जीते जी इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा था, इसके डेथ के बाद इसको बोला था। उसके भी रीजन हम बताएंगे कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो ग्रीगर जॉन मेंडल जो है इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हम कहते हैं बेटा गैरड को। 3 चीजें मैंने बताई। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है, बैटसन ने इन 1906। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल। इसका बर्थ हुआ था 1822 में और इसकी डेथ हो गई थी बेटा 1884 में। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हम कहते हैं गैरड। इस चैप्टर में आगे हम ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल। और इसने बेटा पी प्लांट पे काम किया था, पाइजम सताइवम पे। ठीक है, इनहेरिटेंस हमने देखा, इनहेरिटेंस क्या होती है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन से कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं। ठीक है, तो वो इनहेरिट होना तो क्या कहलाता है, हेरिडिटी। लेकिन वो किस प्रोसेस के थ्रू इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ
हेरिडिटी। ठीक है, ए हेडवे वॉज मेड इन द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कब किया गया बेटा? इन द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में इनहेरिटेंस की स्टडी के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद बहुत सारी रिसर्च इसमें हुई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब क्या है? जैसे बेटा हमने कहा कि ये आपके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, और ये इनकी प्रोजेनी आ जाती हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये मदर एंड फादर है और ये क्या है? इनकी प्रोजेनीज है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि काफी हद तक तो जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर किस में ट्रांसफर हो रहे हैं? प्रोजेनी में। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिसमें वो डिफर करते हैं। सिमिलरली जितने भी सिबलिंग्स होते हैं, जितनी भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है? कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं। तो जो चेंज मिलता है, चाहे हम कंपेयर करें सिबलिंग्स को आपस में या हम कंपेयर करें सिबलिंग को पेरेंट से कंपेयर करते हैं, तो जो चेंजेस हमें मिलते हैं वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस कहलाती हैं। तो इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब ये वेरिएशन कैसी कैसी होती है, इसके टाइप्स क्या है? तो उसके बेसिस पर हमने वेरिएशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जेनेटिक वेरिएशंस और अदर वेरिएशन। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या सभी वेरिएशन पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिट होती हैं या नहीं होती, और उसका कारण क्या होता है। तो देखो, जेनेटिक वेरिएशन हम किसे कहते हैं? ये वेरिएशन का वो पार्ट है विच अराइज ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। ठीक है, जो किसकी वजह से आता है? जेनेटिक रीजंस की वजह से आता है। मतलब इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस होता है। किस में डिफरेंस होता है? जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस होता है, इस वजह से ये डिफरेंस आता है। तो ऐसे वेरिएशन को, ऐसे चेंजेस को तो हम क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। अब क्योंकि ये वेरिएशन जेनेटिक मेकअप की वजह से आ रही है, इसका मतलब ये वो वेरिएशन है जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है। जो किससे किस में ट्रांसफर होती हैं? पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकती हैं। हेरिटेबल वेरिएशंस हैं ये। कैसी वेरिएशन है? हेरिटेबल, जो इनहेरिट होती हैं, दीज आर कॉल्ड हेरिटेबल वेरिएशन। जबकि दूसरी जो वेरिएशंस है ये दूसरे फैक्टर्स की वजह से आती हैं। जैसे हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अगर वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो जेनेटिक वेरिएशन। भाई वो जेनेटिक सेल्स को अफेक्ट करती हैं या नहीं करती, या सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट करती हैं। अगर सोमैटिक सेल्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो वो तो इनहेरिट नहीं होता है, और जेनेटिक सेल्स पे, जर्म सेल्स पे इफेक्ट आता है तो अगर वो इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है तो वो वेरिएशंस क्या होती हैं बेटा? पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक वेरिएशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, कि हमें वेरिएशन के बारे में कब से पता है। तो अगर हम बात करें अर्ली बायोलॉजिस्ट की, तो अर्ली बायोलॉजिस्ट जो है ना बेटा, उनको भी पता था वेरिएशन के बारे में। कैसे? कि दे नो दैट द रीजन ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका कारण छुपा है? वेरिएशन का। दैट मीन्स दे न्यू दैट
कि अगर हमें प्रोजेनी में वेरिएशन लानी है तो क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वेरिएशन ही एडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी की वजह से एवोल्यूशन होता है। दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि कोई सुपीरियर कैरेक्टर आए, कोई अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो, तो उसके लिए हमें वेरिएशन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो दे नो दैट द रीजन फॉर वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया बेटा, दे पिक्ड अप यूजफुल वेरिएशंस प्रेजेंट इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में जो यूजफुल वेरिएशंस प्रेजेंट थी उनको उन्होंने पिक्ड किया, उन पेरेंट को सेलेक्ट किया और फिर उनको हाइब्रिड डोमेस्टिकेशन के लिए यूज किया, ताकि उनको एक सुपीरियर वैरायटी मिल जाए। कैसी वैरायटी मिल जाए, सुपीरियर वैरायटी मिल जाए। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। जो भी सुपीरियर वैरायटी उनको मिली, यूजफुल वेरिएशन उनको मिली वाइल्ड पॉपुलेशन में, उनको पिक्ड किया और फिर उन वेरिएशन को यूज किया डोमेस्टिकेशन के लिए, ताकि उनको ऐसी ब्रीड मिल जाए विच हैव डिजायर्ड कैरेक्टर, जिसमें कैसे कैरेक्टर हो, डिजायर्ड कैरेक्टर हो। जैसे कि उन्होंने प्रोड्यूस किया बेटा साहिवाल काऊ को थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। साहिवाल काऊ क्या है, इंडियन ब्रीड ऑफ काऊ है। इस काऊ को कैसे डेवलप किया गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और डोमेस्टिकेशन से। कैसे, जो एंसेस्ट्रल काउज थी उनमें से सुपीरियर वेराइटीज को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर उनकी ब्रीडिंग कराई, फिर उनको डोमेस्टिकेट किया, तो इससे क्या होगा, एक सुपीरियर वेराइटी प्रोड्यूस होगी जिसको हमने कहा साहिवाल काऊ। इसका मतलब क्या है कि आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। उनको पता था कि जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किए हैं, अगर उनमें हम सुपीरियर कैरेक्टर्स को लेंगे तो वो कैरेक्टर किस में इनहेरिट हो सकते हैं, प्रोजेनी में इनहेरिट हो सकते हैं। उनको पता था कि कैरेक्टर इनहेरिट होंगे पेरेंट से प्रोजेनी में, इसलिए उन्होंने सुपीरियर वेराइटीज को सेलेक्ट किया। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, तो हमने कह दिया आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन उनको इस इनहेरिटेंस का साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। दे न्यू दैट कि जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट में, अगर वो हमारे पास सुपीरियर पेरेंटल कैरेक्टर को हम सेलेक्ट कर ले तो हम इजीली उनको प्रोजेनी में इनहेरिट करा सकते हैं। इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया, लेकिन उनको इनका साइंटिफिक बेस नहीं पता था। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।